Hello my dear students, I am Ajay Singh. Today I am here to discuss about mensuration part 3. तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि mensuration की सीरीज चल रही है और दो वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आज हम लोग mensuration 2D फिगर की जो है वो प्रैक्टिस क्लास 3 देखने वाले हैं। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि लगातार जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर्स का सेशन लगातार चल रहा है। लगातार आपको डेली वीडियोस दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग लॉकडाउन के दौरान उन वीडियो से अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो लगातार वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है, और हमें कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि आपको कौन सा सेशन कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, है ना। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान हम आपकी तैयारी में जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी घर बैठे कर सकें। ठीक, तो आइए चलते हैं आज मेंसुरेशन पार्ट 3 पर और देखते हैं मेंसुरेशन पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। बोला जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 18 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 3 मीटर। कहने का मतलब किसी कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है। तो जरा समझना बात को। बोला क्या जा रहा है कि कमरे के फर्श का जो परिमाप है वो 18 मीटर है और जो उसके दीवारों की ऊंचाई है ना, जो कमरे की ऊंचाई है वो कितने मीटर है? 3 मीटर। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको पता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, है ना। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच। इसका मतलब क्या हुआ? 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच का मतलब है पेरीमीटर ऑफ बेस। और आपको पता है कि अगर आप एक कमरे की बात कर रहे हैं, आप एक रूम की बात कर रहे हैं, तो जो उसका बेस होगा, उसका बेस यानी आधार जो होगा वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में होता है, यानी एक आयताकार क्षेत्र में होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो आयत का जो आपका परिमाप है ना, वो कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, दोनों भुजाओं का योग गुणे 2, वही चीज यहाँ पर लिखी है, इनटू हाइट का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है कि जो कमरा है, कमरे की जो फर्श है उसका परिमाप आपको दिया गया है, आधार का परिमाप आपको दिया गया है 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 और ऊंचाई आपको दी गई है 3। समझ आ रही है बात? तो 18 गुणे 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है और क्षेत्रफल जो होता है उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर के फॉर्म पे लिखी जाती है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर दो लेंथ है L और B और दोनों में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बोला जा रहा है 200 मीटर गुणे 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश से a street of width 10 meters surrounds from outside a rectangular garden whose measurement is 200 meter into 180 meter, then the area of the path is। यानी कहने का मतलब है एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी लंबाई 200 मीटर है और चौड़ाई 180 मीटर है, उसके बाहर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक, तो आइए जरा समझते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जरा समझना, पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं और फिगर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जरा देखिएगा, बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई आपसे बोली जा रही है 200 मीटर है, लंबाई आपसे 200 मीटर बोली जा रही है और जो चौड़ाई है वो आपसे बोला जा रहा है 180 मीटर है। समझना बात को। अब बोला जा रहा है कि इस आयताकार मैदान के चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो हम ये मान के चलते हैं ये 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया है। तो ये बताइए अगर आप 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएंगे तो 10 मीटर चौड़ाई इधर बढ़ जाएगी और 10 मीटर चौड़ाई इधर बढ़ जाएगी। समझ आ रही है बात? तो 20 मीटर चौड़ाई बढ़ गई, तो अगर पहले चौड़ाई 180 मीटर है और 20 मीटर चौड़ाई बढ़ जाएगी तो 180 और 20 यानी कि अब चौड़ाई कितनी होगी? 200 मीटर। ठीक,
अगर मैं लंबाई की बात करूं तो ये लंबाई कितनी बढ़ रही है 10 मीटर, और ये भी लंबाई कितनी बढ़ रही है 10 मीटर, तो लंबाई भी कितनी बढ़ रही है 20 मीटर, और पहले लंबाई कितनी है 200। ठीक, तो लंबाई अब नई वाली लंबाई कितनी हो जाएगी 220 मीटर, यानी कि ये जो है जो आपका पाथ बना है, जो रास्ता बना है, उसके बाहर की डायमेंशंस है। ये बात समझ आ रही है? ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि आपसे बोला जा रहा है कि आपको ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है इसका आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये जो शेडेड रीजन है, इसका आपको एरिया बताना है। तो ये बताइए, इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बाहर वाली साइड्स, यानी कि जो बाहर वाला रेक्टेंगल आपको दिख रहा है इसका एरिया निकाल करके अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो मुझे इस पाथ का एरिया पता चल जाएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे, आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई है इसकी 220 मीटर गुणे चौड़ाई है इसकी 200 मीटर। समझ आ रही है बात? तो 220 गुणे 200, ये तो भाई बाहर ये बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल हो गया, इससे हम माइनस कर देंगे अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है 200 और चौड़ाई कितनी है 180। समझ आ रही है बात? तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, तो ये हो गया 44,000 माइनस 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 36,000। ठीक, तो 44,000 से 36,000 आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8,000। ठीक, और यूनिट जो है वो आपकी चल रही है मीटर में, तो एरिया हमेशा होता है मीटर स्क्वायर। समझ आ रही है बात? तो आंसर हमारा हो जाएगा 8000 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ पाथ जो होगा वो कितना होगा 8000 मीटर स्क्वायर। समझ आ रही है बात? ठीक, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, साथ साथ क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज, यानी कहने का मतलब है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसके अंदर एक वर्ग बना है और वर्ग का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है। तो जरा बात समझिएगा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो पहले फिगर हम बना लेते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी हमारे लिए, है ना। तो बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो हमने इस तरीके से एक सर्किल बना दिया जिसकी रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर। समझ आ रही है बात? तो हमने मान लिया कि ये जो है सेंटर होगा सर्किल का, और बोला जा रहा है कि इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, इस स्क्वायर का आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। समझ आ रही बात? ये स्क्वायर हो गया ABCD। ठीक, तो ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी, इसे हम अगर सेंटर से सरकमफरेंस को मिला देंगे, परिधि को मिला देंगे, तो ये त्रिज्या बन जाएगी, और जो त्रिज्या दी गई है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है। समझ आ रही है बात? तो अगर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ये सेंटर है, तो अगर हम सेंटर से सरकमफरेंस को मिलाएंगे तो ये भी रेडियस होगी। तो रेडियस और रेडियस यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस डायमीटर, और डायमीटर जो बन गया वो बन गया 16 सेंटीमीटर। समझ आ रही है बात? अगर ये 16 सेंटीमीटर बन गया डायमीटर, तो आपको पता है क्या ये जो सर्किल का डायमीटर है, क्या ये इस स्क्वायर का डायगोनल है? समझ आ रही है बात? तो अगर ये डायगोनल है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है a√2 बराबर हो गया कितना 16 सेंटीमीटर। समझ आ रही है बात? तो a बराबर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 अपॉन √2, है ना। यानी कि हम रेशनलाइज कर रहे हैं, हल्का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8√2। समझ आ रही है बात? तो साइड हो गई 8√2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो साइड हो गई 8√2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइड a√2 सेंटीमीटर है तो हम इसका एरिया बता सकते हैं। तो एरिया बताएंगे तो एरिया होगा साइड स्क्वायर, तो 8√2 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 64 गुणे 2, यानी ये कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रही है बात? तो ये क्या होगा स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ आ रही है? सारी क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो रही है ना? ठीक, साथ साथ समझते जाइएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको चीजें सॉल्व करा रहा हूं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ठीक है, आइए पढ़ देता हूं आपके लिए क्वेश्चन एक बार। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, है ना। मैं आपको एक बार बोल देता हूं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े फर्श बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। यानी कहने का मतलब है हाउ मेनी टाइल्स ईच 4 डेसीमीटर स्क्वायर will be required to cover the floor of a room 8 मीटर long and 6 मीटर broad। यानी कहने का मतलब है 8 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई वाले फर्श को हमें क्या करना है 4 डेसीमीटर वाले से क्या करना है, हमें स्क्वायर से उसके एरिया को कवर करना है। तो बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, है ना, कितनी टाइल्स की जरूरत होगी। समझ आ रही है बात? ठीक, तो जरा बात समझिएगा,
इस तरीके से हम कुछ समझेंगे। बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, यानी एक आयताकार क्षेत्र है, ठीक है। अब आयताकार क्षेत्र है तो हम थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक आयताकार क्षेत्र, समझ आ रही है बात, जिसकी लंबाई जो है वो आपको दी गई है 8 मीटर और चौड़ाई जो आपको दी गई है वो दी गई है 6 मीटर, समझ आ रही है बात। तो ये हो गई लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई हो गई 6 मीटर। तो ये बताइए इसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, समझ आ रही है बात। अब आपको बोला जा रहा है कि ये जो एरिया है ये टाइल्स के द्वारा से क्या करना है, इसको कवर करना, और जो टाइल्स है, टाइल्स की जो डायमेंशन दी गई है वो 4 डेसीमीटर दी गई है, समझ आ रही है बात, ठीक। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं, समझ आ रही है बात, ठीक। तो यहां पर जो यूनिट है एरिया की वो देखिए क्या है, मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर में अगर 10 डेसीमीटर है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एरिया मीटर में, इसको हम पहले डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि टाइल्स की जो मेजरमेंट दी गई है वो डेसीमीटर में दी गई है। बोलो बात समझ आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 48 इंटू 10 है ना। अब ये टोटल वैल्यू किसमें चेंज हो गई, डेसीमीटर में, अपॉन, इसका मतलब है कि टोटल एरिया इस आयताकार क्षेत्र का, रेक्टेंगुलर शेप का इतना हुआ, और एक टाइल्स का जो एरिया अगर हम देखें तो टाइल्स कैसे, स्क्वायर के फॉर्म पे, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। बोलो बात समझ आ रही है। तो साइड यहाँ पर 4 डेसीमीटर दी गई है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, क्लियर है बात। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये 16 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 30 गुणे 10 यानी कि 300, यानी आपको कितनी नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 300, ठीक है। यानी कि आपको इस एरिया को कवर करने के लिए 300 टाइल्सों की आवश्यकता होगी। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप वापस से बैठ जाइए और क्वेश्चंस को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए पढ़ देता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल इज a√2 यूनिट, द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल इज, किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा a√2 इकाई है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्किल है, समझिएगा जरा बात को, ठीक है। एक सर्किल है, उसके अंदर एक स्क्वायर बना है, जिसकी साइड जो बोली जा रही है वो आपसे बोली जा रही है a√2 है, ठीक है। तो जरा बात समझना, एक सर्किल हो गया, ये सर्किल के अंदर क्या हुआ, बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर बना है, तो ये एक स्क्वायर हमने बना दिया, सर्किल के अंदर हमने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया, और इस स्क्वायर की साइड आपको पता है, इस स्क्वायर की साइड आपको क्या दी गई है, साइड दी गई है a√2, साइड हो गई a√2, ठीक है। तो आपसे बोला यहां पर सेंटर होगा सर्किल का, और इससे हम इसको मिला देंगे तो ये सेंटर की रेडियस बन जाएगी। बोलो ये बात समझ आ रही है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर स्क्वायर की साइड a√2 है तो क्या मैं डायगोनल बता सकता हूं, ठीक है। तो जो डायगोनल होगा यानी कि जो विकर्ण होगा स्क्वायर का वो होता है a√2, है ना, यानी कि साइड इंटू √2, ठीक। अब यहां पर साइड कितनी, a√2, तो मैं यहां पर रख दूंगा a√2 इंटू √2। बोलो बात समझ आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा 2a, क्लियर है बात। अगर इसके हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल 2a होगा, और आपको पता है कि ये जो स्क्वायर है इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो डायगोनल होगा वही इस सर्किल का क्या होगा, डायमीटर होगा। अगर इसका डायगोनल 2a है और ये डायमीटर है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी डायमीटर की, तो जो रेडियस होगी वो 2a/2 यानी कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। बोलो बात समझ आ रही है। तो जो रेडियस हो गई वो हो गई a। अब आपको पता है कि अगर इस सर्किल की रेडियस a है, r बराबर स्मॉल a लिख सकते हैं, तो आपको पता है कि सरकमफ्रेंस जो होता है सर्किल का, सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि, है ना, हिंदी में से हम परिधि कहते हैं, ठीक है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है हिंदी में परिधि, तो परिधि होती है 2πr, समझ आ रही है बात। तो ये हो जाएगा 2π और r की जगह पर हम a लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2πa, ठीक है। क्या हो जाएगा 2πa, ठीक। ये हो जाएगी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ये बातें समझ आ रही हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, केवल और केवल वही क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, समझ आ रही है बात। चलिए तो इसी क्रम पे हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, एन एलिफेंट ऑफ लेंथ 4 मीटर इज एट वन कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर केज ऑफ साइज 16 मीटर into 30 meter and faces toward
towards the diagonally opposite corner, the elephant starts moving towards the diagonally opposite corner. It takes 5 seconds to reach this corner. ठीक है, find the speed of the elephant. हिंदी में किसी 16 मीटर गुणे 30 मीटर आयताकार क्षेत्र के कोने पर 4 मीटर लंबा हाथी है तथा क्षेत्र के विपरीत कोने तक पहुंचने में 15 सेकंड लेता है, तो हाथी की चाल ज्ञात कीजिए। समझना बात को। तो जो रेक्टेंगुलर शेप है वो 16 मीटर और 30 मीटर आयताकार क्षेत्र है। ठीक है, तो 16 मीटर और 30 मीटर, जरा बात समझना। एक आयताकार क्षेत्र हम बना लेते हैं जिसकी लंबाई में 30 मीटर मान लेता हूं और चौड़ाई 16 मीटर मान लेता हूं। ठीक, तो ये मैंने एक आयताकार क्षेत्र बना दिया। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक, ए बी सी और डी मैंने मान लिया इसकी जो लंबाई है ये 30 मीटर है। ठीक, और इस चौड़ाई को मैंने मान लिया ये 16 मीटर है। आप इसे भी 16 मान सकते थे, इसे भी 30 मान सकते थे। आपको पता है ये रेक्टेंगुलर शेप है तो इसके वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल होगा। और अगर एलिफेंट यहां पर है, एलिफेंट अभी किस पॉइंट पर है, अभी एलिफेंट है ए पॉइंट पर, समझ आ रही बात। उसे डायगोनली चलना है और अपोजिट पॉइंट सी पर पहुंचना है। जिसे पहुंचने पर उसे कितने सेकंड का समय लगता है, 15 सेकंड का समय लगता है। तो वही पूछा जा रहा है कि एलिफेंट की स्पीड क्या है। तो ये बताइए क्या ए से सी तक पहुंचने के लिए उसको कितनी दूरी तय करनी होगी, तो क्या मुझे AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और आपको पता है कि ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है, तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं AC स्क्वायर इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और 16 का स्क्वायर 256। तो आपको पता है ये वैल्यू आ गई 1156। AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर रूट 1156 और आपको पता है 1156 जो वैल्यू होती है यानी स्क्वायर रूट जो हम इसका निकालेंगे तो आएगा 34। बोलो बात समझ आ रही है। ठीक, मीटर में चल रहा है तो ये हो जाएगा 34 मीटर। तो भाई अगर AC की वैल्यू 34 मीटर है और हाथी ने यानी एलिफेंट ने यहां से चलना स्टार्ट किया है और जब वो C पॉइंट पर पहुंच रहा है तो आपको पता है कि एलिफेंट की जो लंबाई है वो 4 मीटर है। ठीक, तो अगर हम ये बात समझें कि AC की लंबाई 34 मीटर है और एलिफेंट खुद 4 मीटर का है लंबाई का, तो क्या 34 मीटर में से 4 मीटर अगर हम वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एग्जैक्ट जो उसके द्वारा डिस्टेंस कवर की है वो पता चल जाएगी। ठीक, तो अगर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 34 में से हम क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे, तो 34 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 30 मीटर। यानी कि डायगोनली चलने पर, विकर्ण के अनुसार चलने पर आयताकार क्षेत्र में एलिफेंट को यानी हाथी को जो दूरी तय करी है उसने वो कितने मीटर की है, 30 मीटर। और 30 मीटर दूरी तय करने में उसे समय कितना लगा है, 15 सेकंड का। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस में कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। समझ आ रही बात। तो डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर की और टाइम कितना है 15 सेकंड का। तो 15 दूनी हो गया 30 यानी 2 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो एलिफेंट की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बोलो बात समझ आ रही है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, जो चीज अगर समझ में नहीं आई आप वापस से बैठ जाइए, एक बार फिर से देखिए। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोला जा रहा है a circle is inscribed in a square an equilateral triangle of the side 4√3 centimeter is inscribed that circle the length of the diagonal of the square is। एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज उस वृत्त के अंदर बनाया गया है। तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या पूछा जा रहा है, वर्ग का विकर्ण फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो जरा बात समझिएगा। देखो इजी है क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी इसमें लगेंगे थोड़ा सा, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं सारी चीजें कैसे करना है हमें। देखो भाई बोला ये जा रहा है कि एक स्क्वायर है, समझना, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमने मान लिया A B C और D। समझ आ रही है बात। इस स्क्वायर के अंदर बोला जा रहा है कि एक सर्किल है, तो ये स्क्वायर के अंदर एक सर्किल हमने बना लिया इस तरीके से। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इस सर्किल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। इस सर्किल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, इसे आप E F और G मान लीजिए। ठीक है, अब बोला जा रहा है आपसे कि ये जो ट्रायंगल है इसकी जो साइड है ये 4√3 सेंटीमीटर है। समझना बात को। तो 4√3 सेंटीमीटर है, ये क्या है, ट्रायंगल की साइड है। आपको पता है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समझ आ रही है बात। ठीक, तो आपको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए कोई सर्किल बनता है
किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को अगर टच करते हुए कोई वृत्त बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं परिवृत्त। तो इसका मतलब है कि यहां कहीं पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, यहां कहीं पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर बोलेंगे, ठीक है। यानी सी से अगर हम रिप्रेजेंट करें सर्कम सेंटर परिकेंद्र को, तो इसी को केंद्र मान करके ये वृत्त बनाया गया होगा, समझ आ रही है। और अगर ये केंद्र हमने इसको मान लिया तो ये क्या रेडियस हो जाएगी सर्किल की, बोलो बात समझ आ रही है। और अगर हमने ये सर्कम सेंटर माना है तो आपको पता है कि सर्कम सेंटर जो होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के चारों पॉइंट सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड, यानी केंद्रक, लंब केंद्र और आपका केंद्रक, लंब केंद्र और सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र, ठीक है, और आपका अंतः केंद्र, ठीक है। ये चारों सेंटर आपके क्या होते हैं, एक ही सेंटर पर लाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर के ट्रायंगल के 4 सेंटर होते हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और आपका सेंट्रॉइड, केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र, समझ आ रही बात। तो जब चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर हो जाएंगे तो इसका मतलब यही मीडियन हो जाएगी, तो ये 2:1 में डिवाइड करेगी। तो आपको पता है ये 2 रेशियो जो होता है ये सर्कम रेडियस होती है, और सर्कम रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3, ठीक है। तो किसकी साइड, ट्रायंगल की साइड, और ट्रायंगल की साइड कितनी है 4√3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर है और ये इस सर्कल का सेंटर है, तो अगर हम इससे इसको मिला देंगे तो क्या ये भी यहां से यहां तक पूरी रेडियस होगी 4, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर ये हो गई और 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक हो गई, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये अगर 8 सेंटीमीटर हो गई तो ये स्क्वायर की साइड हो गई, साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना बन जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग की भुजा बन जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर, समझ आ रही है बात। वर्ग की भुजा बन जाएगी 8 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि अगर वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल यानी विकर्ण जो होगा वो होता है भुजा गुणे √2 यानी साइड इंटू √2, ठीक है। तो डायगोनल की अगर हम बात करें तो जो डायगोनल होगा वो होगा साइड इंटू √2, तो साइड हो गई 8 और √2, ठीक है। तो डायगोनल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, बोलो बात समझ आ रही है, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे प्रैक्टिस क्लास में, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग एक चीज और किया करिए कि आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताया करिए कि जो भी चीजें यहाँ पर कराई जा रही हैं, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे मैथ्स में हो, चाहे जीएस में हो, और चाहे करंट अफेयर्स का सेशन ही क्यों ना हो, आप लोग हमें ये जरूर बताइए कमेंट करके कि हमारे सेशन कैसे लग रहे हैं, हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर किया करिए। और एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो हमारा कौन सा वीडियो आया है और किस टाइम पर आया है ये नोटिफिकेशन आपको टाइमली नहीं मिल पाएगा। तो टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।